ठीक है, देखो, तो जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में बहुत सारा बात डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग यहाँ पे आके इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, क्लास 12 में इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्लास 12 में भी, और 10th में हम बता दे रहे थोड़ा सा, मतलब बुक में तो नहीं मिलेगा 10th लेवल पे, बट ठीक है, जानना जरूरी है। उसमें मिल जाएगा, थोड़ा एडवांस का कोई किताब होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में सब नहीं है उतना। चलो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस देखो क्या होता है। तो क्या बोले थे हम लोग कि मैग्नेटिक मोमेंट जो एटम का डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट का, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन स्पिन बोल रहे थे पिछले क्लास में, सबको याद होगा। हम लोग क्या बोले थे कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिपेंड करता है किस पे, सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन पे, ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन किस तरह ओरिएंट कर रहा है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज अपने एक्सिस के अबाउट। तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन स्पिन को हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट या फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहे थे, ठीक है ना, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहे थे। ये वाला टर्म हम लोग प्रीवियस क्लास में समझ रहे थे, देखे थे, जो मॉडर्न थ्योरी था अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैग्नेटिज्म का मॉडर्न थ्योरी, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखते हैं। तो सब्सटेंस जो क्या होगा, द सब्सटेंस इन विच नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी एटम, सब्सटेंस इन विच नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी एटम जीरो, यानी कि अगर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट अगर सब्सटेंस का जीरो हो जाता है, पिछले क्लास में ही बताए थे, उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ क्या है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज फीवली रिपेल्ड बाय पावरफुल मैग्नेट, बहुत ही लाइटली, इसका मतलब लाइटली है, फीवली रिपेल्ड, ठीक है, बाय पावरफुल मैग्नेट, मतलब बहुत लाइटली, ना के बराबर। दूसरा यहाँ पे क्या है कि व्हेन सस्पेंडेड इन नॉन मैग्नेटिक फील्ड, यदि हम लोग किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी नॉन मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, व्हेन इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, किसी नॉन मैग्नेटिक फील्ड पे रख रहे हैं, तो अगर जहां पे नॉन नॉन यूनिफॉर्म नॉन मैग्नेटिक बोल रहे हैं, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रख दे रहे हैं, देखो ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ लिख दे रहे, ठीक है, किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, मान लो तुम्हारे पास कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे मान लो कि वाटर है, कॉपर है, बिस्मथ है, तो इस तरह अगर कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल तुम्हारे पास है और तुम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक भी हो सकता है। तो अभी के लिए कंसिडर करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्यों बता रहे, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा और कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो वेरिएशन है। तो और यूनिफॉर्म लेंगे तो हर जगह एक ही होगा, इसीलिए हम लोग नॉन मैग्नेटिक ले रहे हैं, सॉरी, बार बार नॉन मैग्नेटिक बोलते रहे, इसलिए हम लोग नॉन यूनिफॉर्म ले रहे हैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ले रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। तो हम लोग अगर इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं, तो ये मूव करेगा राइट एंगल्स, इट मूव्स एट राइट एंगल्स टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर रीजन टू वीकर रीजन ऑफ द फील्ड, स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन पे मूव करना शुरू करेगा, बहुत लाइटली, ठीक, मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा गया। तो थोड़ा बहुत फिबल तो है यहाँ पे, मतलब बहुत लाइटली है, फिबली है, फिबली है, तो थोड़ा बहुत क्या होगा, वो मूव करना स्टार्ट करेगा ही करेगा, यानी कि तुम इतना समझ जाओ, उसको रखने के बाद, फील्ड पे रखने के बाद वो मूवमेंट उसका शुरू हो रहा है, स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन की तरफ वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये क्या डिस्कस किए थे कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है म्यू आर या म्यू, इस टर्म को डिफाइन कर दिए थे, वो क्या बताए थे तुमको कि 1 से कम होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन 1 होगा, बहुत कम वैल्यू आएगा, क्या बोलेंगे, लेस देन 1 होगा, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 1 या फिर लेस देन 1 होगा, तो इसलिए लिखते हैं म्यू एस या फिर म्यू आर इज इक्वल टू लेस देन 1 फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सारा बात क्लियर हो गया। पहला क्या बोले कि बहुत फीवली रिपेल करता है पावरफुल मैग्नेट से, दूसरा है कि डायरेक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन की तरफ मूव करना शुरू होगा अगर उसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, दूसरा रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू है वो 1 या 1 से कम होगा, चौथा क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, काई का वैल्यू
जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि हाउ एनी मटेरियल कैन इजीली मैग्नेटाइज, जिसको हम लोग ससेप्टिबिलिटी बोल रहे थे या एलिजिबिलिटी बोल रहे थे, इसको डिफाइन किया था हम लोग एबिलिटी, ठीक है। तो उसका वैल्यू नेगेटिव होता है फॉर योर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और एग्जांपल बता दिया यहाँ पे, एयर, कॉपर, बिस्मथ, वाटर, ये सारा एग्जांपल है तुम्हारा किसका, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, ठीक है। समझ में आ गया होगा, दिस कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। कहीं डाउट होगा तो पूछना, ठीक है, कहीं भी किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, और आवाज नहीं आएगा तो बता दीजिएगा कि आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, सबका तो आवाज आ रहा है अभी, पूछता कोई भी डाउट होगा तो। फिर देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, इसको भी हम लोग डिफाइन थोड़ा बहुत किए थे प्रीवियस क्लास में, है ना। तो ये कोई ऐसा सब्सटेंस है जो क्या होगा, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट का, वो ये भी स्पिन्स पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है, क्या बोलेंगे, दो सब्सटेंस इन विच द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एंड एक्सिस ऑफ देयर स्पिन और सच दैट, जहां पे ये याद रखना कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट, अब तुम लोग ये समझ ही गए हो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है, कहाँ, पैरामैग्नेटिक पे, जबकि डायमैग्नेटिक पे क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, क्लियर है ना। पैरामैग्नेटिक पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं आ रहा है, एक इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखना कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट जीरो इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉट जीरो, इसको लोग पैरामैग्नेटिक बोलते रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, इसके पास कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जीरो नहीं मतलब कुछ तो रहेगा ही रिजल्टेंट। इसका प्रॉपर्टी देखना है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो, ये भी फीवली अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है पूरी तरह से, तो ये भी फीवली अट्रैक्टेड ही होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से, मतलब हल्का लाइटली अट्रैक्ट होगा। जैसे एल्यूमिनियम देखना बहुत लाइटली अट्रैक्ट होता है, बहुत लाइटली, हम लोग तो फील भी नहीं कर पाएंगे इवन, ठीक है। प्लैटिनम, फिर क्या हो जाएगा जब हम लोग इसको किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रख देंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे, तो अलाइंड हो जाएगा, जैसे सिखाए थे प्रीवियस क्लास में, किसी ने डाउट पूछा था कि अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में से रखते हैं इस मटेरियल को, जैसे टॉर्क समझाए थे, है ना, तो ये क्या करेगा, ट्राई टू अलाइंड, ये अलाइंड करने की कोशिश करेगा, दिस मटेरियल इज ट्राई टू अलाइंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वीकर टू स्ट्रॉन्गर, इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर टू वीकर था, ये वीकर टू स्ट्रॉन्गर, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऐसा याद रखना इसको। यानी कि आसान भाषा में क्या बोलोगे, जब किसी भी नॉन मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड में हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करते हैं ना, तो वो उस फील्ड के डायरेक्शन के अलाइंड मूव करेगा, और इस बार फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वीकर से लेकर स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो ये इसका जस्ट दोनों उल्टा है प्रॉपर्टी इसका, मतलब पैरा का और डायमैग्नेटिक का ठीक उल्टा प्रॉपर्टी है ये, मतलब डाया का जस्ट उल्टा प्रॉपर्टी है, ठीक है, 2 नंबर प्रॉपर्टी जो था। तीसरा में इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, परमिएबिलिटी 1 से ज्यादा होता है। और चौथा पॉइंट, इसका ससेप्टिबिलिटी बहुत स्मॉल और पॉजिटिव होता है। तो ये सब पॉइंट एकदम शॉर्ट में भी लिख सकते हो समझने के लिए। ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन कर लिए थे प्रीवियस क्लास में, एबिलिटी टू मैग्नेटाइज। तो पॉजिटिव होगा इसलिए तो मैग्नेटाइज कर रहा है, लेकिन बहुत ही कम होता है, लो, थोड़ा लो होता है, ठीक है, काई का वैल्यू। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, एल्यूमिनियम, इसका एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, क्रोमियम, दिस आर द एग्जांपल ऑफ योर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ में आ गया बात। फिर है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, आंसर दो, आ रहा है सभी को समझ में, सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके, आंसर दे देना, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। फिर है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ऑब्वियस सा बात है कि तुम इसमें बहुत कुछ समझ गए हो, जैसे कि तुम ये बता सकते हो कि ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ज्यादा भी रहेगा क्योंकि फेरोमैग्नेटिक है। दूसरा तुम ये बता सकते हो कि बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नेट से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ठीक। फिर तुम ये भी बता पाओगे कि रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज्यादा होगा, तो ये सब से तुम कंपेयर करके बता पाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एटम ऑफ दिस एलिमेंट्स हैव रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, इसके पास भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, यानी कि जीरो नहीं होगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, बहुत बोलते हैं हम लोग इसको कि बहुत हाई डिग्री ऑफ अलाइनमेंट इसमें होता है, और इसको बोला जाता है कपलिंग, एक्सचेंज ऑफ कपलिंग।
इसका एग्जांपल क्या हो गया, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, फिर जीडी, डीवाई, ये सब है कुछ एलिमेंट्स। ये होता है एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉरी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और क्या बोल सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कोई ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मतलब मटेरियल है जिसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इंडिविजुअल एटम्स के अलाइनमेंट में मतलब डिपेंड करता है, और वो क्या होता है आपस में पैरेलल्स होता है ईच अदर। ठीक है, तो इसको हम लोग कोई स्पेशल इफेक्ट बोलते हैं। तो इतना हाई हाई लेवल पे तो नहीं समझना, बट इतना जान के रखो कि इसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा, और साथ में जितना भी स्पिन्स है वो मिलके एक अच्छा खासा मैग्नेटिक मोमेंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसमें प्रॉपर्टी में बहुत स्ट्रांगली अटैक करेगा, जैसे कि आयरन जो है वो मैग्नेट से बहुत स्ट्रांगली अटैक्ट होता है, वो बहुत स्ट्रांगली अटैक करेगा किसी भी मैग्नेट को, या फिर मैग्नेट आयरन को बहुत स्ट्रांगली अटैक करेगा, वाइस वर्सा। ठीक है, दूसरा क्या बोलेंगे कि ये फील्ड की तरफ अलाइंड हो जाएगा। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा होगा और कोई मटेरियल को तुम लाओगे तो फील्ड की तरफ अलाइन कर जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए अलाइन कर जाएगा। दूसरा क्या, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि म्यू आर जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये 1 से बहुत ज्यादा होगा। और चौथा, ससेप्टिबिलिटी जो होगा बहुत हाई होगा और पॉजिटिव होगा, हाई भी होगा और पॉजिटिव होगा, इसीलिए बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसीलिए बहुत इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। जैसे कि प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे कि मान लो तुमने एक पेपर पिन लिया या फिर कोई भी आयरन का नेल छोटा सा लिया, उसको तुमने मैग्नेट के साथ रख दिए हो 1 घंटा 2 घंटा के लिए, तो कुछ देर बाद जब हटाओगे तो तुम देखना उस आयरन नेल्स में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, उस आयरन स्नेल में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग इजीली मैग्नेटाइज, है ना, मतलब इजीली मैग्नेटाइज हो जा रहा है या ससेप्टिबिलिटी ज्यादा इसी वजह से। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड डिफरेंस बिटवीन द पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनमें किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हो। डाउट क्या है, मतलब नॉलेज टाइप का रखना है इसको, एक इंफॉर्मेटिव चीज है ये। एग्जांपल्स, डिफरेंस क्या हो गया, ससेप्टिबिलिटी का टर्म क्या हो गया, परमिएबिलिटी का टर्म क्या हो गया, कौन कौन सा अट्रैक्ट करेगा कौन कौन सा नहीं करेगा, किन दोनों पे मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, किस पे है। तो ये सब बात को एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक, चलो अब जो बात है ये तुम्हारे क्लास 10th के टॉपिक का है, जैसे कि स्कूल्स के एग्जाम्स में या फिर एनसीईआरटी में तुम देखना, ये वाला टॉपिक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ से टॉपिक तुम ये सब तो समझ गए हो, तो जरूर अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन करना है इसको घर में। अभी अगर नहीं लिख पाए हो तो इसको जरूर से नोटबुक में नोट डाउन करना, पीडीएफ सर के पास ले देना और इसको जरूर नोट डाउन करना नोटबुक में। ठीक है, इसको नोट कॉपी में जरूर से सारे टॉपिक को नोट डाउन कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब तुम लिख सकते हो साथ में समझ समझ के, ठीक है, जैसे बताएंगे तो यहाँ पे क्या है, हम लोग देख रहे हैं फोर्स ऑन, इसको समझो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, force on a current carrying conductor kept in a magnetic field। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो टॉपिक को, जहां भी डाउट होगा समझने में जरूर पूछना। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट होगा तो पूछना। अब देखो एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे क्या ले लिए, डायग्राम सब लोग ड्रॉ कर सकते हो। एक हम लोग स्टैंड लिए हैं, यहाँ पे देखो डायग्राम में हम लोग यहाँ पे स्टैंड ले लिए हैं, एक सेकेंड देखो, स्टैंड लिए हैं और हम लोग यहाँ पे क्या किए, कैसे कोई कंडक्टर को रख दिए हैं यहाँ पे, और इसके इसमें क्या किए, एक तार लगा दिए कंडक्टिंग वायर, यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा दिए हैं और यहाँ पे स्विच वगैरह लगा दिए और करंट फ्लो करना स्टार्ट किया ऐसे। तो इस लूप में अब करंट, इस वायर पे अब करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, है ना, इस तरह करंट फ्लो करेगा, कंप्लीट सर्किट है ये एक, तो करंट फ्लो करेगा। और ये कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टिंग रॉड टाइप का है या कोई कोई कंडक्टिंग रॉड है। तो क्या बोले, करंट कैरिंग रॉड ए बी, देखो ए बी है करंट कैरिंग रॉड, ये दिख रहा ना, ए और बी, दिस इज योर करंट कैरिंग रॉड।
तो ये करंट कैरिंग रॉड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बोला जा रहा है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली करेगा। प्रीवियस क्लास में किसी ने डाउट पूछा था कि टॉर्क सर क्या होता है, तो यही टॉर्क होता है। मतलब टॉर्क मतलब क्या होता है, टर्निंग फोर्स, ये टर्न कर रहा है, रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ। मतलब अगर तुम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो योर magnet or current carrying wire is also behave like a magnet, तो magnet will be always try to align along the direction of magnetic field, तो एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी चीज को यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसका काम हम लोग का बहुत सारे डिवाइस में आता है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर या मोटर, तो इन सब में इसी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसका तुम इसका जैसे यहाँ पे लिख सकते हो कि गिवन में क्या है। तो हम थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, थ्योरी तुमको पता है कि थ्योरी क्या है कि व्हेन, अच्छा लिख दे रहे शॉर्ट में थोड़ा सा, क्या बोलेंगे, व्हेन अ करंट कैरिंग, when a current carrying when a current carrying conductor is kept, इसको रख दिए इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो डायरेक्शन ऑफ करंट का ठीक परपेंडिकुलर रखे, दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, इट एक्सपीरियंस फोर्स। ये बात याद रहे, यही तो स्टेटमेंट है, इट एक्सपीरियंस फोर्स। ऑब्वियस सा बात है, ये पता ही होगा, किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड पे तो फोर्स लगेगा उस पर, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली फोर्स लग रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है ना, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो कि एक लाइन ऑफ फोर्स तुम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो डायग्राम पे, ये सपोज एक लाइन ऑफ फोर्स तुम दिखा रहे हो ऐसे, ठीक, टर्न देखो टर्न करने का ऐसे कोशिश कर रहा है, इस तरह ऐसे रोटेट करेगा, घूमेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बेसिकली एक जैसे हम लोग यहाँ पे एक हॉर्सशू मैग्नेट भी रख दिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए, ये तो खुद मैग्नेट है ही, और एक ऊपर से और एक मैग्नेटिक फील्ड भी रख दी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका नाम है हॉर्सशू मैग्नेट, पहले हम लोग पहले ही क्लास में पढ़े थे। एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो यहाँ पे हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट रख दिए, एचएस मैग्नेट, ठीक, जो कि स्ट्रेट और पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, हॉर्सशू मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, समझ में आ रहा है ना, एक हॉर्सशू मैग्नेट रख दिए यहाँ पे, जो क्या करेगा, जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जैसे डायग्राम पे दिख रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको तुम यहाँ पे डायग्राम पे देखो, ये होगा डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, ऑब्वियसली सर्कुलर ऐसे एनसर्कल बनता है, अगर सीधा वायर जा रहा है तो, ये भी हम लोग पढ़ाए हैं, पर डिस्कस कर लिए हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइंस जो है अराउंड करंट कैरिंग वायर, हम लोग को ये दिख रहा है इसका डायग्राम में कि ऐसा कुछ दिखेगा, कैरिंग, शॉर्ट में लिख दिए करंट कैरिंग वायर, तो ऐसा कुछ दिख रहा है हम लोग को, है ना, इस तरह कुछ दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है बात। तो ऐसे फील्ड लाइंस बन रहा है, यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे क्या रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, हॉर्सशू मैग्नेट यूनिफॉर्म फील्ड देगा, और एक करंट कैरिंग वायर है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, समझ में आ रहा होगा पूरा बात। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो जब कंडक्टर को तुम प्लेस कर दोगे इस पोल्स के बीच में, यानी परमानेंट मैग्नेट के बीच में, तो क्या होगा, दो फील्ड सुपर इम्पोज करेगा, यानी कि फील्ड एक दूसरे को, यहाँ पे क्या हो रहा है पूरे प्रोसेस पे तुमको पता चल रहा होगा कि फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड्स का, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सुपर इम्पोज, एक यूनिफॉर्म फील्ड और करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड बन रहा है, तो आपस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हेलो एक सर, दूसरे, आवाज़ आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है क्या,
आवाज आ रहा है सभी को? यस बोलो, सर। आवाज आ रहा है ना, बोलना आवाज नहीं आएगा तो। यस सर। ओके। ये सुपर इम्पोज कर रहा है, सुपर इम्पोज का मतलब इंटरेक्शन कर रहा है कहीं ना कहीं से। बहुत सिंपल लैंग्वेज में तुम समझ सकते हो, तुमको एक बार और हम बता दे रहे हैं अभी तक क्या क्या बताएं। यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। हम बस ये बताएं कि किसी भी तुम करंट कैरिंग वायर को, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म वायर से जोड़ दिए है, जोड़ दोगे तो एक करंट कैरिंग वायर से काम करेगा, ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। और इसको तुमने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो इसका अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर के पीछे मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा या दोनों सुपर इम्पोज करेगा। सुपर इम्पोज करेगा फिर इंट्रैक्शन होगा। रुको ऊपर कर देते स्क्रीन, हाँ ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज कर रहा है। और ये क्या होगा, इसमें टेंडेंसी जो तुम्हारा फील्ड लाइंस तो यहाँ पे दिख ही रहा है, तो ये क्या करेगा तुम्हारा, इस कंडक्टर को पुश करेगा मूव करने के, मतलब मूव करने के लिए। ये जो फील्ड का इंटरेक्शन है वो क्या करेगा, इस कंडक्टर को मूव कराएगा, ऐसे टर्न कराने की कोशिश करेगा। कपल लग रहा है, कपल यानी कि टॉर्क, ऐसे टर्न करा रहा है, इस तरह को टर्न कर रहा है, घूम रहा है इंटरेक्शन की वजह से। समझ में आ गया? अगर तुमने करंट को रिवर्स कर दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया, मतलब उल्टा, यहाँ बैटरी का पोलैरिटी को अगर बदल दोगे तो ये उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा रॉड। समझ में आ गया? तो एक बार क्या, इन शॉर्ट हम सारा कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो क्या बोले देखो यहाँ पे यही बोले कि यदि मान लो क्या हो जाएगा, कंडक्टर क्या करेगा, कंडक्टर मतलब रॉड ए बी, ये इंटरेक्शन लिखे थे, सुपर इम्पोज या इंटरेक्शन। तो कंडक्टर या रॉड जो मतलब ए बी है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, मूव कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारा कंडक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, ये मूव कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो अगर तुम पोलैरिटी को बदल दोगे तो ये राइट घूमेगा। समझ में आ गया? चलो अब इसको इन शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या बेसिक पॉइंट्स है, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। तो क्या बोलेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे, डायग्राम ध्यान से देखो। ये टॉपिक था फोर्स होना, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क लगता है उसमें, फोर्स लगेगा एक ठो, ठीक। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, तो क्या बोलेंगे, द फोर्स, जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स एक्टिंग, ये बात जरूर लिखना, द फोर्स एक्टिंग the force acting on the current carrying, और डायग्राम नीट एंड क्लीन एग्जाम्स के लिए बनाना है। जैसे स्कूल्स के एग्जाम्स में सब क्वेश्चन आता है, जैसे कि करंट का डायरेक्शन निकालना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, डायग्राम ड्रॉ करना, ये सब टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन सब आएगा स्कूल के एग्जाम्स में। तो बोलेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फोर्स एक्टिंग, हाँ करंट कैरिंग बोल दो, करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्ट्स, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द फॉलोइंग फैक्ट, और फॉलोइंग सिर्फ लिखो ना, फॉलोइंग, फॉलोइंग फैक्ट पे डिपेंड कर रहा है, फैक्टर। क्या क्या फैक्टर हो जाएगा, पहला फैक्टर क्या है, क्या बताए थे, करंट पे कर रहा, ऑब्वियसली जितना फोर्स लगेगा ना, डायरेक्ट लिख देते शॉर्ट में, पूरा वर्ड नहीं लिख रहे हैं, हो तुम लोग लिख लेना, लिख सकते हो तो, या ऐसे भी लिखना से चलेगा। जो फोर्स लग रहा है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, ऑब्वियसली करंट पे डिपेंड करेगा। करंट का कितना स्ट्रेंथ है, जितना करंट का स्ट्रेंथ होगा उतना ही फोर्स लगेगा, यानी कितना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से पास कर रहे हैं, उसी हिसाब से फोर्स भी लगेगा। अभी तक ये बात तुम देखते आ रहे हो, जैसे स्ट्रेंथ देखे मैग्नेटिक फील्ड का, वो भी करंट पे डिपेंड किया था, ठीक। दूसरा किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, आई मतलब करंट है, ठीक है।
दूसरा फैक्टर है कि फोर्स जो होगा ना, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड उस पर भी डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा है, ठीक है, ये बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, तो इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। बी यहाँ पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और एफ मतलब जो फोर्स लग रहा है। तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है कि फोर्स जो होगा वो लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। तो यानी क्या बोलेंगे इसको हम लोग, द फोर्स ऑन द, इसको लिख देते बस, द फोर्स ऑन द कंडक्टर द फोर्स ऑन द कंडक्टर, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना कंडक्टर का लेंथ है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि टॉर्क में लेंथ भी आता है, पिछले बार बताए थे, एफ क्रॉस आर क्रॉस एफ, तो जितना लेंथ ज्यादा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, द फोर्स ऑन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर सीधा प्रोपोर्शनल टू ही लिख दो, इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो रॉड है ना, जो क्या है यहाँ पे ए बी है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो तीन फैक्टर समझ में आ गया, यानी कि सब तीनों को अगर मिलाएंगे तो फोर्स क्या मिलेगा हम लोग को, देखो इसका एक्सप्रेशन भी क्लास तुम 12th में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे तुम सीख गए हो, तो इसका न्यूमेरिकल अगर आएगा तो बना सकते हैं हम लोग। तो ये याद रखना, यदि तीनों को कंबाइन करेंगे, फ्रॉम वन फ्रॉम वन टू एंड थ्री, और सब लोग घर में रिवाइज करना हर एक लेक्चर को, मतलब जो जो क्लास हो रहा है उस सब टॉपिक को रिवाइज करते रहना। तो क्या लिखेंगे तीनों से, कि फोर्स इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड किया, बी पे किया, आई पे किया और एल पे किया, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या था, फोर्स प्रोपोर्शनल टू बी आई एल था। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, एल मतलब लेंथ, कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर पे कितना करंट पास कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है वहां का। यहाँ पे के को बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से समझ समझ के, सॉरी, के ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, इसको बोलेंगे के। समझ में आ गया होगा। और इसी में अगर हमको डिफाइन करना है कि के का यूनिट क्या होगा, तो हम यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, देखो जैसे हम लोग यहाँ फोर्स को क्या लिख रहे हैं, के, नोट में इसको लिख लो अच्छे से, जैसे फोर्स को क्या लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं और एल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स का न्यूटन होता है, के का नहीं पता, निकालना यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताए थे, मैग्नेटिक फील्ड का तो जानते ही हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख लेंगे, करंट के लिए एम्पियर लिख लेंगे, और लेंथ के लिए मीटर लिख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर हो सकता है, या फिर हम लोग और एक टर्म में निकालते हैं ना, जैसे फोर्स पर टेस्ट चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या सिखाए थे, फोर्स पर टेस्ट चार्ज, तो इसलिए ऐसा लिख लिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट का एम्पियर मीटर होता है, फोर्स पर मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी फोर्स पर टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स का न्यूटन, और मैग्नेटिक मोमेंट का या पोल स्टीफन का कितना, कितना सिखाए थे, एम्पियर मीटर, कल ही बताए थे एम्पियर मीटर, प्रीवियस क्लास में, कल नहीं, तो यहाँ पे एम्पियर मीटर हो जाएगा। रिवाइज करने नहीं करोगे तो भूल जाओगे, तो यहाँ से तुम अगर सॉल्व करोगे, तो यहाँ से इस टर्म से तुम देख लो के वन आ जा रहा है, तो के एक यूनिट है जिसका वैल्यू वन आ गया, यहाँ से ए कट गया, एम कट गया, तो बेसिकली एन कट गया, के इक्वल टू वन। तो इसी वजह से फोर्स क्या आ गया हम लोग का,
फोर्स सीधा सीधी लिख देंगे। इसी वजह से फोर्स को हम लोग, एक सेकंड रुको, इसको हटा देते हैं। फोर्स को इसलिए लिख देंगे क्या, देयरफॉर फोर्स इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग, BIL। तो ये कब का फोर्स है, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पर रख देंगे, जहाँ पे L कंडक्टर का लेंथ है, I करंट है और B मैग्नेटिक फील्ड है और F फोर्स है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। कोई डाउट किसी को है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो लिखो, लिख लो, बोलो कोई डाउट किसी को है। ईशान, क्षितिज, शुभम, नो प्रिया, सर। दीक्षा, सनी। नो सर। ठीक है, ओके, चलो चलो लिख लो अच्छे से, घर में रिवाइज करना। ठीक है, जो जो पढ़ा है सब रिवाइज करना, अदरवाइज भूलते रहोगे नहीं तो। सारा फॉर्मूला, सारा यूनिट्स जो सिखा रहे हैं, सारा डेफिनेशंस, सवाल ववाल बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव काम आएगा बहुत। सवाल बनाएंगे ऑब्जेक्टिव का, कुछ क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल का, तो उसमें काम आएगा। और टेंथ टेंथ में भी सब टॉपिक है। जल्दी लिख लो। और इसमें डायरेक्शन को फाइंड करते विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। ये सब लिख लिए हो क्या, बोलो। ये सब लिखो यहाँ से। यस सर। कहाँ तक लिख लिए, पूरा यहाँ तक लिख लिए, F तक। यस सर। ठीक है ठीक है, रुको इसे हम बताएंगे मोटर वोटर भी। पहले हम थोड़ा डायरेक्शन बता देते हैं। ये सब बहुत थियोटिकल है, तो तुम लोग एग्जाम में आता है मोटर के बारे में, गैल्वेनोमीटर के बारे में, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे PDF है, तो हम इसको पूरा समझा देंगे। इसको प्रैक्टिस जरूर करना घर में, डायग्राम वगैरह में तो कॉपी में नोट डाउन कर लेना, PDF तो है नोट्स में, उसी को एक बार देख देख के लिख भी लेना कॉपी में, तो तुम्हारे पास नोट्स भी रहेगा इसका। ठीक है, पढ़ने में सुविधा होगा बहुत। तो देखो ये डायरेक्शन को निकालते हैं ना, हम लोग इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक तो राइट हैंड रूल सीखे थे, यहाँ पे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसको डिफाइंड करने आता है बहुत बार स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड में या कहीं 10th के बोर्ड में, या तो फिर स्कूल के एग्जाम्स में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इससे डायरेक्शन निकालते हैं। किसका डायरेक्शन, इसी का करंट कैरिंग वाला वायर का, इसका डायरेक्शन, इस फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं विद हेल्प ऑफ दिस। ठीक, तो रुको इसका डायग्राम तुमको हम दिखाते हैं। एक सेकंड, डायग्राम देखो तुमको हम दिखा रहे हैं कैसा होगा। डायग्राम दिखा दे रहे हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड रूल मतलब क्या, हम लोग लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे। तो कैसे रखेंगे हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हम बता तो नहीं पाएंगे यहाँ पे इस ऑनलाइन में हाथ को ऐसे करके, तो हम डायग्राम से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका अपन पेस्ट कर देते हैं, एक सेकेंड। ये क्या होगा, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, डायग्राम, ये डायरेक्शन निकालेंगे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का, जब उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसी का वैल्यू होता है B = FIL। और उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, एक सेकेंड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। देखो स्क्रीन पे, ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अपने लेफ्ट हैंड को कुछ ऐसे प्लेस करो जिसमें तुम्हारा ये थंब
और एक मिडिल फिंगर, और बाकी जो है मतलब तीन तीन, मतलब हमारा 5 उंगली का जो फिफ्थ नंबर है मतलब थंब, इधर से अगर काउंट करेंगे और इसको जस्ट ऐसे प्लेस कर रहे हैं हम लोग, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे बोल सकते हैं कि थंब है और मिडिल फिंगर है और फोर्थ फिंगर है, उसको हम लोग तीनों को परपेंडिकुलर प्लेस कर रहे हैं, एक दूसरे का, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम लोग प्लेस कर रहे हैं। तो स्ट्रेच द फोर फिंगर को स्ट्रेच कर रहे हैं यहाँ, अपने हाथ में सब लोग करके देख सकते हो, याद रहेगा। तो फोर फिंगर में एफ ओ आर ही होगा, ठीक, लेकिन फोर फिंगर मतलब फोर फिंगर होता है। मिडिल फिंगर, ये 3 फिंगर यूज करेंगे, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और हम लोग थंब, इन तीनों का यूज करेंगे। और तीनों को हम लोग कैसे रखेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड के तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे। देखो यहाँ पे मान लो ये फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है, फोर फिंगर ये है, ये हो गया क्या फोर फिंगर, ये हो गया अपना फोर फिंगर, दिस इज योर फोर फिंगर, ये हो जाएगा फोर फिंगर। अरे यार चल नहीं रहा पेन, हाँ देखो ये हो जाएगा फोर फिंगर, ये हो जाएगा मिडिल फिंगर, ठीक, और ये हो जाएगा अपना थंब। तो तीनों कैसा है, तीनों देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों कुछ ऐसा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बी आई, और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, अगर दिखा रहे हैं मोमेंट दिखा रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी के लिए इतना समझ लो कि तीनों फिंगर को सबसे पहले हम लोग को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है, ऐसा स्ट्रेच करना है लेफ्ट हैंड के, लेफ्ट हैंड को, ताकि फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहे। और इसमें हम लोग क्या पता चलेगा, ये जो डिफरेंट डिफरेंट फिंगर है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। जैसे कि फोर फिंगर पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, जब बोलेंगे फोर फिंगर तो ये मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करेगा, दिस विल पॉइंट योर मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी बोलते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को ये पॉइंट कर रहा है फोर फिंगर, ठीक। उसी तरह थंब फिंगर जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा, थंब फिंगर जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा, या फिर थंब फिंगर, सॉरी मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर पे आई हुई है ना, देखो मिडिल फिंगर यहाँ पे क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो दिस मिडिल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट, तीनों आपस में परपेंडिकुलर, ये देगा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इट विल गिव योर डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट। और थंब क्या देगा, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये मोशन यानी फोर्स जो है, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर का डायरेक्शन, इधर किधर फोर्स लग रहा है, कंडक्टर का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, समझ में आ रहा होगा, या तो फिर फोर्स का डायरेक्शन, मतलब जिधर कंडक्टर मूव करेगा वो डायरेक्शन, तो ये थंब दे दिया, अच्छे से नोट डाउन कर लो ये सब बात। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। तो यहाँ पे चेक करके देखते हैं, जैसे अगर इस डायग्राम पे देखो, ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिख रहा है तुमको, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा इसका, और इसका ठीक परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसे उधर जा रहा है अंदर तरफ, देखो अगर ऐसा कोई करंट दिख रहा है तुमको तो देखो परपेंडिकुलर बना देंगे यहाँ हम लोग, जैसे एक सेकेंड, तीनों इस तरह कुछ दिख रहा है, अगर ऐसा एक रहेगा करंट का डायरेक्शन, तो ऐसा रहेगा, मान लो करंट का, ये करंट का हो गया, ये फील्ड का है, तो अंदर की तरफ ऐसा, इसको ऐसे दिखा रहा है, अंदर की तरफ इस तरह फोर्स मिल जाएगा, यानी कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसको चेक कर रहे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल,
इसको हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल के मदद से हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे। डिफाइन करने आएगा कि ये बताइए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो सीधा बता देना कि नॉर्मल लैंग्वेज में कि व्हेन वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड फिंगर in a such way that our forefinger represent the magnetic field, middle finger represent the direction of current, and the thumb represent direction of motion of the magnetic field, or the direction of force, and the middle finger, forefinger and the thumb are the mutually perpendicular to each other, then this rule is called Fleming left hand rule। इसका डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो ऐसे ये डायग्राम पे ये डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो ठीक इसका परपेंडिकुलर होगा फोर्स। तो दिस इज योर वन काइंड ऑफ डायरेक्शन। जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल सीखे थे, फिर हम लोग स्विमिंग रूल सीखे थे, इसी तरह फिर हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके देख लिए थे, और इसी तरह हम लोग का ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। समझ में आ गया ना? चलो इतना तो लिख लो फटाफट। कोई डाउट यहाँ तक पूछो, अच्छे से समझ समझ के लिखो और विजुअलाइज करो, थोड़ा इमेजिन करो कि कैसे हो रहा है। ठीक है ना? इसको लिख लो सबको अच्छे से। तो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना वो डायग्राम से सर, लेफ्ट हैंड रूल उसमें कैसे अप्लाई होगा? फिर से एक्सप्लेन कर दे? अच्छा ठीक सर। है, देखो ये डायग्राम समझ में आया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला? यस सर। हाथ को हम लोग तीनों फिंगर जो है आपस में परपेंडिकुलर रख रहे हैं ऐसे, मतलब जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। एक उसमें से मैग्नेटिक फील्ड, एक उसमें से डायरेक्शन ऑफ करंट, और एक मोशन ऑफ द कंडक्टर किधर घूम रहा है वो दिखाएगा। इस डायग्राम पे तुम देखो, तो मान लो कि ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट देख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक। और ये मान लो कि इसका परपेंडिकुलर ठीक क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस तरह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ऐसा ऐसा, तो करंट का परपेंडिकुलर है ना? बोलो क्लियर है ना? सर फिर से एक बार सर, कट गया था सर। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। देखो बताना मुझे, आवाज नहीं आएगा तो। जैसे मान लो कि करंट का डायरेक्शन है वायर पे, दिख रहा है कि नहीं बोलो? यस सर। और ये मान लो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर, इस प्लेन का परपेंडिकुलर। क्लियर है ना? यस। क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रह रहा है कि नहीं बताओ? क्योंकि देखो अगर ये कोई करंट कैरिंग वायर है तो चारों तरफ ऐसा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। यस सर। यस सर। तो फोर्स क्या लगेगा? फोर्स इस प्लेन का परपेंडिकुलर लगेगा, यानी अंदर की तरफ फोर्स लगेगा ऐसा। क्लियर है ना? यस सर। ऐसा अगर परपेंडिकुलर है दोनों, तो फोर्स ऐसा लगेगा ना इसके, इस प्लेन का परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, एक्स वाई जेड एक्सिस की तरफ समझो। बोलो क्या क्लियर है? हाँ सर, नाउ इट्स क्लियर। हाँ क्लियर है ना? यस सर। तो फिर इस तरह ही रोटेट करेगा। जैसे मान लो कुछ इस तरह कि ऐसा तीनों परपेंडिकुलर, देखो ये डायग्राम बना रेड से साइड में बनाए हैं, ऐसा कुछ है ना? तो इसमें से यस। एक अगर करंट हो गया, एक तुम्हारा हो गया ये क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट, तो ऐसा कुछ फोर्स मिलेगा ना परपेंडिकुलर दोनों प्लेन के। तो वही तीनों फिंगर्स यहाँ बता रहे हैं, इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इस तरह हाथ को करो, अपने लेफ्ट हैंड को सब लोग करो, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब लेकर देखो तीनों परपेंडिकुलर है। तो जो एक करंट मान लो फोर फिंगर को, और मिडिल फिंगर को क्या मान लो, डायरेक्शन ऑफ करंट मान लो, और फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मिडिल फिंगर को नहीं, हाँ फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड मान लो, मिडिल फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट मान लो। तो जो थंब दिखा रहा है हम लोग का, ऐसे हाथ को कर लो सब लोग अपने अपने हाथ को ऐसे करो, तो देखो थंब जो बता रहा है वो तुमको फोर्स का डायरेक्शन देगा, इस प्लेन का परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। क्या बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। हाँ इमेजिन कर लो अच्छे से इसको। हाँ चलो ठीक है, इसको विजुअलाइज कर लिए। तो चलिए हम लोग, ये क्लास 10th का एक टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी में भी मिलेगा, हर बुक में मिलेगा, इसको तुम देख सकते हो। तो इस तरह फोर्स लगता है, याद रखना। और ये हम लोग डिराइव भी यहाँ पे कर लिए हैं। डेरिवेशन शायद से एनसीईआरटी में नहीं है, बट ठीक है डेरिवेशन हम लोग देख लिए हैं। ये सब लिखना एग्जाम्स में जब भी आएगा, ये सब जरूर लिखना, डायग्राम बना के प्रॉपरली एकदम पॉइंट्स क्या आ रहा है सब लिखना है। इस तरह प्रॉपरली नीट एंड क्लीन डायग्राम्स, डायरेक्शन सब बनाना है, ये भी लिखना है, ठीक है लास्ट में। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन पार्ट। तो एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। रुको, ये थोड़ा हेजी टाइप का रहा होगा।
देखो बहुत थियोटिकल है तो हम लिख नहीं रहे यहाँ पे, हम इसलिए इसको पीडीएफ लाए हैं, क्योंकि लिखवाना इतना थियोरिटिकल ऑनलाइन में टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, तो तुम इसको लिखना घर में अच्छे से। तो हम बस इसको यहाँ पे पूरा बता दे रहे क्या होगा। तो इसको नीचे कर देते हैं पहले। हाँ देखो थोड़ा सा हेजी टाइप का आ रहा होगा, इसको तो छोटा करना पड़ेगा। ठीक है ना, हल्का छोटा कर देते हैं। सोचा कहाँ से होगा, साइड से होता है। हाँ देखो ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा हम लोगों का। सबको स्क्रीन में दिख रहा है ना, बोलो। यस सर। हाँ तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन पार्ट, मतलब हम लोग कैसे यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो इसका एप्लीकेशन यूज करके हम लोग एक डिवाइस पढ़ते हैं जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये भी क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक, ये टॉपिक लिखा हुआ है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये सस्पेंशन टाइप, इसका भी कुछ टाइप होता है, तो हम लोग जनरल इसी टाइप को देखेंगे और समझेंगे कैसे काम करेगा ये। इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये उसी प्रिंसिपल बेस्ड है जो अभी हम लोग पढ़े हैं, उसी सेम प्रिंसिपल पे देखो लिखा हुआ है। जिस जिस तरह तुम अभी समझे हो ना, उसी प्रिंसिपल बेस्ड है। क्या बोला गया, देखो प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी करंट कैरिंग जो कॉइल है, यदि हम उसको मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या फिर कपल एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क, कपल ऑफ फोर्स, जो कि करंट के प्रोपोर्शनल होगा। सारा बात अभी जस्ट पढ़े हैं, तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड प्रिंसिपल, बस एक लाइन लिखना है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट current carrying conductor experience force when it is placed in magnetic field and it is proportional to applied current or the current। तो इसका यूज क्या होता है, इस तरह के गैल्वेनोमीटर का यूज होता है फाइनल डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फाइनल एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। देखो इसका यूज हम लोग करते हैं फ्लो ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस डिवाइस का। और हम लोग वोल्टमीटर एमीटर को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब गैल्वेनोमीटर से हम लोग एमीटर में भी जा सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी जा सकते हैं। मतलब वी कैन ऑल्सो वोल्ट मीटर एमीटर आर मॉडिफाइड फ्रॉम अ गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर एमीटर आर मॉडिफाइड फ्रॉम अ गैल्वेनोमीटर, मॉडिफाई हो सकता है गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्ट मीटर। तो इसका इतना सा एप्लीकेशन है। पहला तो इसकी प्रिंसिपल बेस्ड समझ में आ गया। दूसरा क्या बोले कि फ्लो ऑफ करंट को डिटेक्ट करेगा, फ्लो ऑफ करंट को डिटेक्ट करेगा। और तीसरा बोले कि वोल्ट मीटर और क्या बोलते हैं उसको, एमीटर मतलब जो पढ़े हो करंट चैप्टर में, एमीटर मतलब जो करंट मेजर करता है, और वोल्ट मीटर मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो देखो अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, अभी लिखना नहीं है, टाइम लगेगा बहुत तुमको इतना नोट्स लिखने में, तो इसको तुम पीडीएफ लेके आराम से घर में लिखना, समझ के पूरा अच्छे से। बहुत सिंपल है। तो एक क्या होगा, बता दे रहे पूरा कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट टाइप का। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक। और ये क्या कंसिस्ट करेगा, रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिस्ट करेगा बहुत थीन इंसुलेटेड कॉपर वायर का। यहाँ पे देखो कॉपर वायर का कॉइल दिख रहा है तुमको, ये कॉपर वायर का देखो कॉइल है, छोटा सा रेक्टेंगुलर कॉइल। ये देखो यहाँ पे, दिस इज अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर। रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि बाहर से इंसुलेटेड है बिटवीन द पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। दो पोल के बीच में, देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में
एक कॉपर वायर को रख दिया गया, ठीक। और यहाँ पे इसको किसी, मतलब क्या बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं कि इसको कॉपर वायर को रख दिया बाय मींस ऑफ स्ट्रिप ऑफ फास्फोरस ब्रोंज। यहाँ पे फास्फोरस ब्रोंज की स्ट्रिप भी है यहाँ पे, मतलब इस तरह बोल सकते हैं कि a moving coil galvanometer consists of rectangular coil of thin insulated copper wire suspended between the poles of strong horseshoe magnet in a path of north south by means of strip of phosphorus bronze। देखो यहाँ पे फॉस्फोरस ब्रोंज का स्ट्रिप है, देख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फिक्स स्ट्रिप दिख रहा है तुमको फॉस्फोरस ब्रोंज का, तो इसके मदद से इसको लटका दी इस तार को हम लोग, रेक्टेंगुलर कॉइल्स को। ये रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहा है ना सारा, ये कॉपर का एक वायर है ये पूरा, इसको हम लोग एक फॉस्फोरस ब्रोंज के वायर के मदद से यहाँ पे लटका दिए हैं, ठीक है। डायग्राम साफ होना चाहिए पूरा। और इसको हम लोग अटैच कर दिए किसी टॉर्शनर हेड से। टॉर्शन हेड मतलब कोई फिक्स रिजिड सपोर्ट से ऐसे अटैच कर दिए, लेकिन ये फ्री टू रोटेट, यहाँ से घूम सकता है, ऐसे लटका दिए। इट कैन बी फ्री रोटेट, यहाँ से घूम सकता है, ये यहाँ से रोटेट करेगा, तभी तो फोर्स लगेगा, तो रोटेट करने में पता चलेगा फोर्स लग रहा है कि नहीं। बहुत सिंपल डायग्राम, एक बार देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो टॉर्शन हेड से फिक्स कर दिए और यहाँ पे एक स्मॉल मिरर को रख दिए। यहाँ पे देखो एक स्मॉल मिरर भी है, यहाँ पे एक स्मॉल मिरर है, कनकेव मिरर। क्लास 10 में पढ़ते हो मिरर क्या होता है, कनकेव कॉन्वेक्स, तो कनकेव मिरर रख दिए। ये रखेंगे एक डिफ्लेक्शन देखने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग, एक मेथड होता है लैंप स्केल मेथड, उससे हम लोग क्या देखते हैं, या फिर लैंप स्केल याद मत रखो, बस इतना जानो कि इस मिरर से हम लोग डिफ्लेक्शन देखेंगे, इसलिए मिरर रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिरर रख दिए। क्यों मिरर रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ऑब्जर्व करना क्या है, कितना डिफ्लेक्शन कॉइल प्रोड्यूस कर, उसको ऑब्जर्व करना है जब करंट पास करेगा, ठीक। और करंट एंटर करेगा थ्रू द टॉर्शन हेड, टॉर्शन हेड से करंट एंटर कर रहा है, और लीव करेगा। यहाँ पे देखो एक स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग बेस है। डायग्राम शुड बी क्लियर, डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस एंड से करंट लीव करेगा, ये एंड से करंट लीव करेगा, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है सभी को डायग्राम? यस बोलो सर। आ रहा है ना, ठीक है, बोलना आंसर देना। तो अब तो तुमको पता चल ही रहा होगा कि रोटेट करेगा, क्योंकि एक करंट कैरिंग लूप हो गया और एक मैग्नेट के बीच में रख दिए। सीधा भी कॉन्सेप्ट का बात किए तुरंत हम लोग, तो क्या बोल देंगे उसी को बस लिख दिया अच्छे से। डायग्राम बहुत सिंपल था, क्या बोल देते, द मैग्नेट इज मेड concave in a safe so that it produce a parallel magnetic field, एक पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड मिले, इसलिए मैग्नेट को ऐसे कॉन्केव टाइप का कर दिए ताकि एक पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड मिले हम लोग को, रेडियल सा। और ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये करंट कैरिंग लूप जो रोटेट करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एवरी पॉइंट पे सेम होगा, कि यूनिफॉर्म है, तो इसको हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये जो तुम्हारा कनकेव हॉर्सू मैग्नेट है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है हर पॉइंट पे, इसी को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हॉर्सू मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे कैसा, यूनिफॉर्म। तो सॉफ्ट आयरन कोर को यहाँ पे रख दिया गया, देखो एक सॉफ्ट आयरन कोर को रख दिया गया ताकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। हम सोलिनॉइड में देखे थे, सॉफ्ट आयरन कोर रखने से क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। बस ये हो गया कंस्ट्रक्शन। वर्किंग बहुत सिंपल है। करंट कैरिंग कॉइल ABCD दिख रहा है, ABCD नाम दे दो, देखो ABCD नाम दे दिया गया। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, करंट कैरिंग कॉइल ABCD केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड रख दिया गया। डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ भी है देखो, ये परपेंडिकुलर ऐसा फील्ड और ऐसा करंट, बोथ आर परपेंडिकुलर। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग मोशन डायरेक्शन मिल जाएगा, अंदर की तरफ भागेगा, रोटेट करेगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट, ठीक। क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्म्स ABCD सेम है, लेकिन ऑपोजिट है। यहाँ AB पे ऐसे आ रहा है और यहाँ पे ऐसे है डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो ये रोटेट करा दे रहा है, कपल लगना शुरू हो गया इस तरह, ऐसा कुछ कपल लग रहा है, रोटेट कराएगा, इस पूरे टर्न करेगा, पूरा टॉर्शन हेड के नीचे से पूरा टर्न करना शुरू करेगा।
तो आर्म ABCD क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इक्वल फोर्स होगा लेकिन ऑपोजिट, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। इसी को तो बोले थे कपल होता है, उस दिन समझाए थे डाउट क्लास, मतलब डाउट जब पूछे थे कोई एक जन, इसी को कपल बोलते हैं ना, ऐसा फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इट विल बी रोटेट। जैसे तुमने कुछ मान लो रॉड ले लिया और तुम देखो इधर से अपने हाथ से लगाओगे, नीचे से भी लगा रहे हो, तो देखो रोटेट करेगा, मतलब ट्राई टू एक्ट कपल, कपल एक्ट होना शुरू हो रहा है यहाँ पे, फॉर्मिंग कपल, यहाँ पे कपल फॉर्म कर रहा है, जो क्या करेगा, जो कॉइल को रोटेट करा देगा। इसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन कपल। और डायरेक्शन ऑफ निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट परपेंडिकुलर है तो फोर्स भी, फोर्स या फिर मोशन भी क्या होगा, कॉइल का परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दे रहे हैं हम लोग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन निकाल दे रहे हैं। ठीक है ना, तो एज द कॉइल रोटेट, फिर वही सब है कि सस्पेंशन जो होगा वायर का क्या होगा, सस्पेंशन ऑफ वायर, स्प्रिंग लूज होगा, फॉस्फर ब्रोंज ट्विस्ट होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि रोटेट करना, मतलब बोलना चाह रहा है कि रोटेट करना शुरू करेगा। और वो बहुत टेंसाइल होता है, मतलब ब्रोंज जो लिए ना, फॉस्फोरस ब्रोंज, अगर पूछा जाए फॉस्फोरस ब्रोंज ही क्यों लेते हैं इसको, क्योंकि घूम रहा है मान लो, इसका ना टेंसाइल बहुत होना चाहिए, यानी कि जल्दी ब्रेक नहीं होगा ये, इसलिए यहाँ पे हम लोग फॉस्फोरस और ब्रोंज ले रहे हैं। ठीक है, जो कि इजिली ब्रेक नहीं करेगा, डज नॉट ब्रेक। क्लियर है ना, तो अब क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा, जिसको कपल बोल रहे हैं, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही नाम है, इसी को बार बार टॉर्क बोल रहे, तब से मोमेंट ऑफ फोर्स को ही एक ही नाम है, याद रखना, जिसकी वजह से एक रिस्टोरिंग कपल डेवलप होता है। तो कॉइल जब, मतलब बेसिकली कॉइल घूम रहा है, घूम रहा है, हम लोग क्या करें, डिफ्लेक्शन मेजर करते जाएंगे, और जो डिफ्लेक्शन एंगल थीटा है ना, इसको मेजर करेंगे, इसको बोलते हैं लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, तुमको नाम एक बताए थे तुरंत। यहाँ पे देखो क्या करते हैं, जो मिरर दिख रहा है ना, यहाँ कुछ लैंप वैम्प लगाया जाता है और डिफ्लेक्शन दिखाया जाता है, कितना डिफ्लेक्ट, क्या एंगल निकाला जाता है, तो उतना डिटेल्स में इसके बारे में नहीं पढ़ना, लैंप एक्सपेरिमेंट के बारे में, बस इतना जानो कि जो एंगल रोटेशन है उसको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैंप स्केल अरेंजमेंट। कभी तुम यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो अपने एक्सपीरियंस के लिए, कि कभी मन करेगा तो, कि लैंप एक्सपीरियंस क्या है, या फिर नेट में या फिर किसी किताब में मिलेगा तो तुम पढ़ सकते हो, ऐसे ही मतलब 2 मिनट 3 मिनट के वीडियो में तुम समझ सकते हो व्हाट इज लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। ठीक है, वो हम लोग साइंटिस्ट लोग डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यूज किया, मिरर लगा दिया और लैंप लगाता है, और शैडो उडो से हम लोग डिफ्लेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो डिफ्लेक्शन है वो कितना करंट पास हुआ है कॉइल में, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यानी कि एंगल पे डिपेंड कर रहा है, टैन थीटा पे, थीटा यहाँ पे एंगल है, तो आई इक्वल टू के टैन थीटा, यहाँ पे के को कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका वैल्यू डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न कितना है कॉइल पे, ठीक, नंबर ऑफ टर्न कितना है, और क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है कॉइल का, कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो इन तीनों पे इस के का वैल्यू डिपेंड करेगा, एकदम याद रखना। और इस वैल्यू ऑफ के जो होता है वो होता है क्या, द वैल्यू ऑफ के इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब जो गैल्वेनोमीटर बनाया है वही के को डिसाइड करेगा, डिफ्लेक्शन एंगल को पता करके, क्योंकि करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम लोग को ये के का वैल्यू पता है और डिफ्लेक्शन एंगल पता है तो मोस्ट ऑफ्टन के जो होगा तुम्हारा वो डायरेक्टली कैलिब्रेट किया था इन टर्म्स ऑफ करंट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, 10 मिनट पढ़ोगे इसको अच्छे से, डायग्राम समझ जाओगे तो अपने लैंग्वेज में भी तुम लिख सकते हो, कोई भारी भरकम सा चीज नहीं है। समझ में आ गया ना, तो उसको एक बार समझ लो अच्छे से, 2 मिनट रुको, थोड़ा सा पानी पी के आते हैं, इसको समझो तब तक, कोई डाउट है तो पूछना सभी लोग।
ठीक है, बोलो किसी को डाउट है? बोलो, कुछ बोलते नहीं तुम लोग, क्या बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। नो भाग गया सर। क्या? अच्छा, सब है तो बताया करो। ठीक, चुप मत रहा करो, कुछ पूछना है तो बोलो, सर ये बताइए वो बताइए, ऐसे पता चलता है सब भाग गया है। ठीक है, सब लोग तो है, और समझा करो अच्छे से। ठीक है ना, इंटरेक्टिव क्लास है, ऑनलाइन क्लास मतलब क्या, इंटरेक्टिव क्लास, ये नहीं कि रिकॉर्डिंग करके इसको अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं, पूछ सकते हो। वर्किंग वगैरह क्या है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तुरंत बैठ के आधा घंटा रिवाइज करना घर में क्लास के बाद, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा, और आगे का टॉपिक सब रिवाइज करते रहो। और यहाँ प्रॉपर्टीज क्या क्या था, मतलब टाइप ऑफ मटेरियल्स। तो चलो आज हम क्लास छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा क्लास सुबह से ले रहे हैं और 10 मिनट ही बचा हुआ है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है, इसको भी नहीं बता रहे, डीसी मोटर पढ़ेंगे, डीसी मोटर एसी मोटर सब पढ़ेंगे, और ये सब तुम्हारे 10th के सिलेबस में है। डीसी मोटर एसी मोटर पढ़ेंगे, और उसके बाद ईएमआई बताएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और फिर एसी का थोड़ा बताएंगे, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ठीक है। और फिर सवाल ववाल अभी लाएंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह 10th लेवल का। अच्छा, होमवर्क तुम लोग आज दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा होमवर्क आज करके रखना सब लोग। सुनो सभी लोग ध्यान से, सभी लोग होमवर्क करके रखेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम लोग के पास मॉड्यूल है क्या मैग्नेटिज्म का? यस सर। तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, है ना? यस सर, एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज है, तो रुको, हम मॉड्यूल तो मेरे पास अभी है नहीं साथ में, हम देख लेंगे एक बार। तो तुम्हारा सबसे पहले होमवर्क तुम लोग को हम ये दे रहे हैं कि जहां तक पढ़ाए हैं, जो जो टॉपिक, जैसे मान लो कि बहुत टॉपिक तो मॉड्यूल में शायद मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ ज्यादा ही बताए थे इसमें। तो यदि मिला तो बहुत अच्छा बात है, नहीं भी मिला तो बेसिक्स टॉपिक मिलेगा, जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, करंट कैरिंग वायर, कॉइल, ये सब मिलेगा। तो मॉड्यूल से तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना पढ़ाए हैं वो सारा सॉल्व करके रखना, हम पूछेंगे अगले क्लास में हम, और हम मॉड्यूल मंगा लेंगे सॉफ्ट कॉपी, उससे मिला लेंगे, ठीक है। ये पूरा होमवर्क रहा मॉड्यूल का, जहां तक पढ़ाए हैं। सब्जेक्टिव करने का जरूरत अभी नहीं है, बाद में करना उसको आराम से, लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल मिलता है तो वो करना जरूर, और कोई ऑब्जेक्टिव मिलता है तो उसको जरूर सॉल्व करना, ठीक है। थियोरेटिकल सवाल मिलेगा, डायमेंशन मिलेगा, तो इसको सॉल्व करना, जितना मैक्सिमम हो सके सॉल्व करना, जितना पढ़ाए हैं। और जो नहीं पढ़ाए हैं उसको मत करना, जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मिलेगा, राइट हैंड रूल से मिलेगा, तो इसको सॉल्व करना। कोई भी डाउट होगा तो पूछना, ग्रुप में भेज देना, और नहीं तो फिर पूछ लेना डायरेक्ट। ठीक, तो मोटर हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे। मोटर बहुत सिंपल चीज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल पे कन्वर्ट करता है। सब लोग मोटर देखे हो, तो इसको भी हम लोग हटा दे रहे हैं नोट से, तो पीडीएफ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे मोटर को, ठीक है ना। मोटर को डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर को ही डिस्कस किए, ठीक। मोटर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डीसी मोटर एसी मोटर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अच्छे से शुरुआत से जितना अभी तक, शायद आज बहुत लेक्चर हो गया, कितना हो गया है आज? हो गया तुम्हारा लेक्चर नंबर कितना बोलो? आज हो गया 5वां लेक्चर हो गया, ठीक है। तो 5th लेक्चर में जितना पढ़ाई हुआ है सारा रिवाइज कर लेना, और अभी तक का जितना क्वेश्चन बन सकता है पढ़ पढ़ के अच्छा बहुत बन जाएगा, वो सब जरूर सॉल्व करना। नहीं कुछ डाउट होगा कहीं भी डायरेक्शन निकालने में, ये वो, तो पूछना। और बहुत आसान आसान डायरेक्शन निकालने का दिया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई और भी कुछ बनाना है कहीं से तो बना सकते हैं, और हम भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो ठीक है, चलो अभी यहाँ पे क्लास स्टॉप करते हैं, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ओके, चलो।